नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस मिट्टी से सौंधी खुशबू राष्ट्रभक्ति की आती है, जिसके आगे हिमचोटी भी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहां टोलियां भीलों की युद्धों में मंगल गाती हैं, दुश्मन दल के ऊपर जो काल बनी मंडराती हैं। जी हाँ, इस प्रकार की स्थितियां भारतवर्ष ने अनेक बार देखी हैं। भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक योद्धा ऐसे हुए हैं जिन्होंने, हम कह सकते हैं कि अपने शौर्य से, अपने साहस से एक नया प्रतिमान रचा है। इसी श्रेणी में नाम आता है स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के जीवन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर जी। मनोहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी इतिहासकार हैं, शिक्षाविद हैं और कॉलेज एजुकेशन में आप इतिहास के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी इतिहास के अलग अलग विषयों को लेकर प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहले राघवेंद्र जी, आपसे चर्चा करना चाहेंगे महाराणा प्रताप के बचपन के संघर्ष को लेकर। किस प्रकार के अभाव रहे, किस प्रकार की परिस्थितियां रही, किस प्रकार का संघर्ष बचपन में महाराणा प्रताप को करना पड़ा? जी, वैसे तो महाराणा प्रताप का सारा जीवन ही संघर्ष और समर्पण का पर्याय है, लेकिन बाल्यकाल से ही उनको संघर्ष करना पड़ा जी। विशेषकर अपने पिता महाराणा उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी उनको राज्याधिकार आसानी से नहीं मिला जी। क्योंकि उनका अपनी भटियानी रानी महाराणा उदय सिंह का उसके प्रति विशेष अनुराग था। तो उन्होंने भटियानी रानी के पुत्र जगमाल को, जो महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना तय किया। तो जिस समय महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई तो छोटे पुत्र जगमाल ने अपना पिता की इच्छा की बहाना लेकर के और अपना उत्तराधिकार का दावा प्रस्तुत किया और यहाँ तक कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ और ये वो आप मुख्य आसन पे बैठ गया। लेकिन सामंत सरदार सब महाराणा प्रताप की प्रतिभा से, बालक प्रताप की प्रतिभा से, उनके शौर्य पराक्रम से वो प्रभावित थे। तो इस कारण से उन्होंने जो है अपना निर्णय प्रताप के पक्ष में दिया और युवराज रहते हुए, राजकुमार रहते हुए इन्होंने, प्रताप ने बहुत सी उपलब्धियां अर्जित की थी। छपनिया प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश और कई इलाकों को उन्होंने विजय किया था। तो सभी सामंत उनकी योग्यता और क्षमता से प्रभावित थे। जी, तो कहा जा सकता है कि बचपन में जिस प्रकार की परिस्थितियों का महाराणा प्रताप को सामना करना पड़ा, ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी बहुत आसानी से उनको उत्तराधिकार नहीं मिला। और कहा भी जाता है कि जब परिवार बंटता है तो कहीं ना कहीं विरोधियों को एक मौका मिलता है वहाँ आक्रमण करने का, वहाँ अपने षड्यंत्र चलाने का। अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थिति ये देखने को मिलती हैं राज परिवारों में भी। जिस प्रकार से राघवेंद्र जी हमने बचपन की बात की और ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े राजे रजवाड़े अकबर के अधीन हुए, निर्वासित सिंहासन पर तब महाराणा आसीन हुए। जिस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, एक शासक के रूप में यदि हम महाराणा प्रताप को देखें तो क्या उनका योगदान आप मानते हैं विशेष रूप से? उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण, जबरदस्त योगदान रहा, विशेषकर उस परिस्थिति में जबकि उनके सामने विकट परिस्थिति थी आंतरिक संघर्ष की और मुगल साम्राज्य काफ़ी फलीभूत हो रहा था, उत्कर्ष का हो रहा था। तो उनके आंतरिक समस्याओं के अलावा बाहरी समस्या भी थी और ये वह समय था जब बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े राज्य जो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। मुगलों से उनकी राजनीतिक मित्रता और निकट संबंध बनाने की कोशिश में रजवाड़ों में आपस में प्रतियोगिता सी हो रही थी और मुगल साम्राज्य के विस्तार में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। उस समय मेवाड़ के छोटे से राज्य के अधिपति ने मुगल साम्राज्य के सामने अपने घुटने टेकने के बजाय उनका युद्ध क्षेत्र में सामना करना उपयोग समझा। तो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में उनको आज आदर के साथ याद किया जाता है। जी, तो एक आदर के रूप में एक हम कह सकते हैं कि एक संघर्षशील शासक के रूप में महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। एक स्वाभिमान के लिए जिन्होंने पूरा जीवन अपना संघर्ष में जीवन जिया, इस कारण से महाराणा प्रताप का नाम श्रेष्ठ शासकों में भी आता है, संघर्षशील शासकों में भी आता है। और कभी भी न झुकने वाले जब राजाओं की बात होती है, जब शासकों की बात होती है कि जो अकबर के सामने नहीं झुके, तो पहला नाम महाराणा प्रताप का आता
होता है। संघर्ष और स्वाभिमान की जब बात करते हैं राघवेंद्र जी, तो महाराणा प्रताप सिरमौर हैं, इसमें कहीं कोई संशय भी नहीं है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जो महापुरुष हैं या जो विशेष लोग होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनमें बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, केवल एक पक्ष नहीं होता। इसी तरीके से जब महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो साहस, शौर्य, स्वाभिमान, युद्ध कला, अनेक ऐसे विषय हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक विषय कला का विषय भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप कला प्रेमी भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये जो कला प्रेमी का जो पक्ष है, ये उतना उभर कर जनता के सामने नहीं आ पाता। हम चाहेंगे कि दर्शकों तक इस विषय में भी आपके माध्यम से जानकारी पहुंचे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। युद्ध क्षेत्र में जो वीरता और शौर्य उन्होंने दिखाया ही, उसके अलावा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कला साहित्य को संरक्षण है, जितना भी उनको समय मिला उस युद्ध के वातावरण में, वो उन्होंने उसको करा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह, सांप्रदायिक सद्भाव और सामंजस्य उन्होंने कायम रखा। और इसका कोई अंतर नहीं था कि कोई धर्म विशेष के कलाकारों को प्रश्रय देना या नहीं देना, उनका ऐसा कोई नहीं था। बस साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध, उसके अलावा सभी उनको स्वीकार थे। यही कारण है चावंड जो उनकी दूसरी राजधानी बनी हल्दीघाटी युद्ध के बाद, तो चावंड को जो उन्होंने अपना केंद्र बनाकर संघर्ष किया, तो उनने वहाँ बहुत सी कला शैलियाँ विकसित हुई। और चावंड की अलग से मेवाड़ की कला शैली है, जहाँ पर बहुत से चित्र बनाए गए और बहुत से कलाकार वहाँ बहुत ख्याति प्राप्त हुए। आपने जिस तरीके से ये कला विषय को रखते हुए एक बात कही चर्चा में कि महाराणा प्रताप जो है वो सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के भी एक बड़े प्रतीक थे। क्या कुछ उदाहरण ऐसे ध्यान में आते हैं? अनेक उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो हाकिम खां सूर जो उनके हरावल के सेनापति थे, और हल्दीघाटी युद्ध इसका उदाहरण है। अकबर की तरफ से कुंवर मान सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे, तो महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खां सूर ने नेतृत्व किया। उसके अलावा उन्होंने सद्भाव और सामंजस्य के अनेक उदाहरण हैं। उन्होंने शत्रु पक्ष की, एक बार रहीम खान खाना की कुछ महिलाएं रास्ता भटक गए थे, उनकी हर महिलाएं कुछ उनके अधिकार में आ गई थी, लेकिन उनको सम्मान सहित उन्होंने वापस भिजवाया। और उसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथ उनके समय कार्यकाल में लिखे गए, खासतौर से एक विश्व वल्लभ नामक जो ग्रंथ है जो आर्किटेक्चर से संबंधित है, जिसमें काफ़ी कुछ उदयपुर के स्थापत्य में, उदयपुर की बसावट में उस किताब से भी बहुत सी प्रेरणा ली गई है। तो ऐसे बहुत ग्रंथों की रचना हुई, जैन ग्रंथ लिखे गए उनके कार्यकाल में, और रागमाला और कई सारी पेंटिंग्स उस समय हुई। तो ये महाराणा प्रताप का बहुआयामी व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि कलाकार, सामान्य जन उनसे आकर्षित हुए, भीलों सामान्य जनता का उनका पूरा सहयोग मिला, और वो एक आदर्श पुरुष के रूप में मेवाड़ के जन जन के प्रिय थे। तो इस चर्चा में ये भी विषय निकल कर आया कि जब सामाजिक सद्भाव की बात होती है सामाजिक समरसता की, तो एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी कर रहे थे और सामने राजा मानसिंह थे। इस विषय को लेकर और अनेक कवियों ने भी अपनी बातें अलग अलग प्रकार से रखी हैं। किसी ने कहा कि राणा महाराणा बन जाता कोई यूं ही नहीं, ऐसे ही न आन बान शान बन जाता है, जयपुर का मान बेच देता मान मुगलों को, हाकिम खां राणा का गुमान बन जाता है, जिसका तो हाथी भी ना झुक पाया मुगलों से, राणा का वो राम स्वाभिमान बन जाता है, हल्दी घाटी बन गई पावन धरा और युद्ध लड़ चेतक महान बन जाता है। इस तरीके से राघवेंद्र जी जब बात महाराणा प्रताप की होती है तो बात उनकी युद्ध शैली की भी होती है। उनकी युद्ध शैली के बारे में जब बात करें तो ध्यान में आता है कि जिस दौर में ये युद्ध हो रहा था, ये संघर्ष का जो काल था, एक तरफ अकबर की सेना थी, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी, और महाराणा प्रताप ने जो सेना की वो वनवासियों, गिरिवासियों को, भीलों को एकत्रित करके, समाज के सभी वर्गों को एकत्रित करके एक शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया। मैं तो इसको इस दृष्टि से भी देखता हूं कि जैसे भगवान राम ने रावण का अंत करने के लिए जिस प्रकार से सामान्य लोगों को जोड़ा अपनी सेना में, ठीक उसी प्रकार महाराणा प्रताप जहां रह रहे थे वहां के लोगों को उन्होंने एकत्रित करने का प्रयास किया। किस प्रकार का युद्ध करते थे, किस प्रकार से इतनी बड़ी सेना से वो मुकाबला कर पाते थे, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने सही कहा है। उसके अलावा आत्मबल उनमें कूट कूट के भरा था, और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया। जहाँ तक युद्ध विधा का है, ये नितांत दो असमान शक्तियों का संघर्ष था जी। एक तरफ मुगल साम्राज्य, जो मुगल शासक का भी उनके पास बहुत सारी सेना थी, योद्धा बहुत
आमेर के जो कछवा योद्धा हैं उनमें भी एक से बढ़कर एक सेनापति, कुंवर मान सिंह, उनके छोटे भाई माधो सिंह कछवा, जगन्नाथ कछवा, उज्बेक योद्धा, कई अफगान और दूसरे राव खंगार, कई योद्धा शामिल थे। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना में ग्वालियर का अपदस्थ शासक रामशाह तंवर, उसके 3 पुत्र विद्यमान और बहुत सारे लोग योद्धा थे जी। लेकिन संख्या की दृष्टि से देखें तो करीब 5000 के लगभग तो मुगल सेना में सैनिक थे जी। और अनुमानतः 1500 सैनिकों से ज़्यादा उनके महाराणा प्रताप के पास नहीं थे। लेकिन दो बराबर की शक्तियों का संघर्ष नहीं होकर एक तरफा युद्ध था जी। तो ये युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन आदर्शों को लेके लड़ा गया वो महत्वपूर्ण है जी। यूँ तो राघवेंद्र जी कहा जाता है कि अनेक बार संघर्ष हुआ महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य में, लेकिन फिर भी जब अकबर और महाराणा प्रताप की बात होती है तो सबसे ज्यादा बात होती है हल्दी घाटी के युद्ध की। उसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके बारे में क्या विचार है? जी, हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप की व्यूह रचना थी कि जो संकरी घाटी है जिसमें पीले पत्थर की चट्टानें, जिसी नाम से वो हल्दी घाटी कहलाती जी। तो खमनौर के जिस मैदान में युद्ध लड़ा गया तो प्रताप की ये रचना थी कि मुगल सेना को नीचे मैदान में आने दिया जाए, उसके बाद उसका मुकाबला संकरी घाटी के अग्रभाग पे मुकाबला किया जाए। लेकिन उत्साह में वो सैनिक, उनकी सेना मैदान में आ गई और उसके कारण से वहाँ, क्योंकि वो मुगल सैनिक भारी थे, इस वजह से जो युद्ध का परिणाम वो जा रहे थे उसका अनुकूल नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने अपनी व्यूहरचना में परिवर्तन किया और उसके बाद जितने भी युद्ध महाराणा प्रताप ने अकबर से जीवन पर्यंत संघर्ष किया वो छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर किया जी। और इसके कारण से वो मुगल बादशाह खुद भी आते हुए 2-3 महीने तक वो मेवाड़ में रहा। उसने शाहबाज खान और अपने कई सेनापतियों को भेजा लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया जी। प्रताप को मर्दन नहीं कर सका। बड़े बड़े सेनापति जो मुगल साम्राज्य में थे एक के बाद एक सभी को भेजा गया लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। बल्कि उल्टी बात ये हुई कि प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया, उसको पुनर्विजय कर लिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब सेना बराबर की नहीं थी, सेनाओं में असमानता थी, तो कोई न कोई युद्ध कला भी, युद्ध की शैली भी एक विशेष प्रकार की रखना, ये उस दौर की आवश्यकता थी। और इसी आधार पर छापामार युद्ध प्रणाली जो थी उसके अंतर्गत ये युद्ध लड़े गए। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो संघर्ष हुआ, ये संघर्ष समय समय पर इसी युद्ध कला के माध्यम से हुआ। और इसी प्रकार की युद्ध कला हम देखते हैं जब महाराजा शिवाजी महाराज की जब युद्ध कला की बात होती है तो वहां भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की युद्ध कला देखने को मिलती है। जो घाटियां वहां थी, यहाँ अरावली की घाटियां थी, तो अक्सर भारतीय जनमानस में राघवेंद्र जी एक नारा भी बोला जाता है, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। दोनों की जय बोली जाती है, दोनों की युद्ध कला एक जैसी है। और क्या साम्य आप देखते हैं? जी, इसमें बहुत कुछ साम्य है। महाराष्ट्र की और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी कुछ समानता रखती हैं। विकट जो पहाड़ियाँ थी वो जिस तरह की महाराष्ट्र में थी उसी प्रकार की मेवाड़ प्रदेश में थी जी। तो वहाँ पर भी छापामार प्रणाली इसीलिए कारगर सिद्ध हुई कि जो सैनिक हैं वो युद्ध करके फिर वापस पहाड़ों में चले जाते थे जी। तो प्रताप ने भी इसी तरह से मुकाबला किया और उनकी युद्ध विद्या को आगे चलकर छत्रपति शिवाजी ने भी इसको अपनाया और इससे उन्होंने काफ़ी सफलताएं अर्जित की। औरंगजेब के समय में कई युद्ध उन्होंने जीते। तो काफ़ी कुछ समानता है। और महाराणा प्रताप तो इतने आदर्श चरित्र थे कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। माई एड़ा पूजन जड़ा राणा प्रताप और अकबर सुतो ओज गए जान से राणा श्याम। तो ये उस समय समकालीन एक कवि का कथन है और ये आज भी अक्सर से इस बात को लागू होता है कि प्रताप ने किस उनकी मानसिक शक्ति की मजबूती के आधार पे मुकाबला करना, अपनी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना तो नहीं करना जी। तो उसके बावजूद बड़े प्रतिद्वंदी से टकराने में वो उन्होंने हिचक नहीं महसूस की जी। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सामने दुश्मन चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन महाराणा प्रताप का जो साहस था, जो उनका आत्मविश्वास था, वो बहुत आगे था। और उस आत्मविश्वास और उस दृढ़ता के कारण ही वे आज भी भारतीय जनमानस ही नहीं अपितु
पूरे विश्व के इतिहास में एक चमकते हुए नक्षत्र के समान नजर आते हैं। राघवेंद्र जी, आपसे चर्चा ये भी करना चाहेंगे कि जब हल्दी घाटी के युद्ध की बात होती है या बात होती है अकबर और महाराणा प्रताप के संघर्ष की, सामान्य व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। उस युद्ध के परिणाम को लेकर अनेक बार अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं और यहाँ तक कि अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी अपनी राजनीतिक निष्ठाओं के चलते अनेक प्रकार के बयान देते हैं। एक इतिहासकार के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में आप उस युद्ध के परिणाम को किस प्रकार से देखते हैं? जी, जैसे मैंने निवेदन किया, ये दो नितांत असमान शक्तियों का संघर्ष था। महाराणा प्रताप के हौसले बुलंद थे, उनके पास काफी बड़ी सैनिक शक्ति थी। युद्ध का परिणाम कोई स्पष्ट परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन सैनिक दृष्टि से महाराणा प्रताप को सफलता नहीं मिल पाई। और जिन आदर्शों के लिए, नैतिक आदर्शों के लिए वो उन्होंने युद्ध किया, वो तो निश्चित रूप से मानते जी, तो उस रूप में उनको सफलता नहीं मिली हो। और यही कारण था कि हल्दी घाटी युद्ध की परिणति के बाद अकबर बादशाह ने कुंवर मान सिंह को 6 महीने तक उनको ड्यूटी बंद कर दी, उनको अपने आने से मना कर दिया। तो अकबर मुगल बादशाह जो था वो खुद भी उसके परिणाम से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि महाराजा कुंवर मान सिंह जो उस समय थे वो काफी बड़े सेनापति थे। और जैसा कि जदुनाथ सरकार और दूसरे इतिहासकारों ने लिखा है कि वो पूरे जीवन पर्यंत उनकी कभी अजय रहे। तो ऐसे व्यक्ति का वांछित सफलता प्राप्त नहीं करना मुगल बादशाह अच्छी तरह जानता था कि वो सफलता नहीं प्राप्त करके, लेकिन वो उनके नाराज कितने दिन रहता। थोड़े समय बाद उनको नाराजगी दूर हो गई और वापस दूसरे अभियान पे भेज दिए गए, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल पाई। तो आपका जो ये तथ्य है, इसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि मानसिंह के लिए 6 महीने तक अकबर ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अर्थात वो इस युद्ध के परिणाम से संतुष्ट नहीं थे, अर्थात उनकी विजय नहीं हुई जी। और कुछ अभिलेखीय साक्ष्य ये भी कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप मेवाड़ में भूमि का दान करते रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस युद्ध के बाद भी वहां पर जो मुद्रा चलती थी वो महाराणा प्रताप की मोहर वाली मुद्रा चलती थी। तो इतिहासकार अक्सर ऐसा कहते हैं, आप स्वयं इतिहासकार हैं, अनेक आपने पुस्तकें लिखी हैं, इस तथ्य में कितनी सच्चाई है कि जब ये कहा जाता है कि किसी भी युद्ध का परिणाम जय और पराजय के रूप में यदि देखा जाए तो कोई एक पक्ष या तो वीरगति को प्राप्त हो, या वो बंदी बना लिया जाए, या वो दूसरे पक्ष को कोई कर देने लग जाए, टैक्स देने लग जाए, या दूसरे पक्ष की मुद्रा चलने लग जाए। इनमें से हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अकबर के पक्ष में कुछ भी नहीं गया। तो ये कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई? जी, ऐसा तो नहीं, महाराणा प्रताप की विजय नहीं कर सकते। सैनिक दृष्टि से तो आप ये कहते हैं कि सफलता मुगल पक्ष को ज़्यादा मिली। सिक्के वगैरह, ताम्रपत्र, ये नई शोध के नाम पे इनकी ऑथेंटिसिटी कम है। कुछ अभिलेखीय साक्ष्य इस प्रकार के बताते हैं, कुछ प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेखकों ने ऐसा अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। जी, लेखकों ने एक स्वर में, ज़्यादातर जो प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, आर.एन. प्रसाद जिन्होंने वो हैं, जदुनाथ सरकार हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं, सभी ने इस बात को कराया कि महाराणा प्रताप को क्योंकि बराबर का संघर्ष नहीं था, तो उनको मैदान छोड़ के जाना पड़ा। फिर भी अकबर की सेना उस भूभाग पर पूरा अपना अधिकार नहीं रख पाई, पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने निरंतर उनकी नाक में दम रखा और एक के बाद एक। और महाराणा प्रताप पकड़े भी नहीं गए, पकड़े गए, उनको किसी भी स्वयं आया लेकिन पकड़ नहीं सके। तो ये महाराणा प्रताप अजय रहे, बिल्कुल जीवन भर अजय रहे। हाँ, तो इन तथ्यों से दर्शक अपने आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महाराणा प्रताप अजय रहे। महाराणा प्रताप को अकबर की सेना ने लाख कोशिशों के बाद भी न पकड़ पाए, न समाप्त कर पाए, और न उस पूरे भूभाग पर वो अपना कब्जा जमा पाए। इन तथ्यों से आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस युद्ध का आखिर क्या परिणाम रहा होगा। अनेक बार ऐसा देखा जाता है राघवेंद्र जी कि कवि जो है वो अपनी कल्पना को लेकर और कुछ रचनाएं लिखते हैं। महापुरुषों को लेकर, योद्धाओं को लेकर भी अनेक बार अनेक बातें लिखी जाती हैं। महाराणा प्रताप के संदर्भ में भी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई, विश्व प्रसिद्ध कविता हुई, अरे घासरी ही रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। हाँ, कन्हैयालाल जी सेठिया की। इस कविता की कुछ पंक्तियों को लेके कुछ इतिहासकारों ने अलग विषय रखा है। जब बात कही जाती है नानियों सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, क्या कहना चाहेंगे? जी, साहित्य और इतिहास दो अलग अलग विषय हैं। साहित्य में कई चीज़ें बहुत अच्छी सुंदर लगती है, कल्पना कवि की, लेकिन वास्तविक स्थिति
कई दफ़े भिन्न होती है जी तो ये केवल कविता है जो प्रतीकात्मक है जी इसका आशय लिया जा सकता है कि प्रताप को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, विषम परिस्थितियों में उनको अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और जंगल में ये तो था नहीं कि कोई सारी सुविधाएं मिले जी तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी इतनी खराब स्थिति हो गई हो, ऐसी हालत में रहे हो कि वो कोई घास की रोटी बन मिला लेके भाग गए हो। और उस समय हल्दी घाटी का जब युद्ध था उस समय भी जैसे इतिहासकार कहते हैं कि उस युद्ध में अमर सिंह की भी अपनी एक भूमिका रही, ऐसा कहते हैं 17-18 वर्ष के आसपास की मैं आयु रही आपको होगी। निवेदन करूं, एक दिवेर का युद्ध हुआ था जी उससे ही प्रताप के जीतने का सिलसिला वापस शुरू हुआ और उसमें अमर सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसमें मुगल जो टुकड़ी थी मुगल सेना का भाग था उसको हारना पड़ा जी तो दिवेर के युद्ध में प्रताप को सफलता मिली। तो मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यही है कि लोगों को इस बात की जानकारी हो। केवल हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं जी लेकिन दिवेर के युद्ध में जिसमें प्रताप की विजय हुई उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जी तो सफलता उनने भी अर्जित की और जीवन पर्यंत उनको अकबर जो मुगल साम्राज्य का सर्वेसर्वा था, सर्वोपरि था, सर्वशक्तिमान था, वो तक उनको नहीं पकड़ पाया। तो प्रताप की सबसे बड़ी सफलता। तो प्रताप की ये सफलता थी और ये सफलता का मार्ग दिवेर के युद्ध से भी प्रारंभ होता है, उसमें भी अमर सिंह की बड़ी भूमिका रही। और जिस प्रकार से इतिहासकार राघवेंद्र जी स्वयं ये कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच का जो संघर्ष था उस संघर्ष में अमर सिंह ने भी अनेक युद्धों में मोर्चा संभाला। तो जो ये कविता की पंक्तियां अक्सर कही जाती हैं कि नान्यो सो अमर्यो चीख पड़ियो राणा रो सोयो दुख जाग्यो, इस संदर्भ में और भी कई इतिहासकार कहते हैं कि ये पंक्तियां शायद कल्पना के आधार पर लिखी गई होंगी। कार्यक्रम हमारा अंतिम चरण में है। राघवेंद्र जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये विविध पक्ष पर हमने चर्चा की, महाराणा प्रताप की कला प्रेम पर हमने बात की, युद्ध शैली पर हमने बात की, उनका संघर्ष हमने देखा, उनके जीवन की प्रमुख बातें, उनके जीवन का वैशिष्ट्य कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि राणा महाराणा बन जाता कोई यूं ही नहीं, ऐसे ही ना आन बान शान बन जाता है। क्या कुछ विशेष बातें आप देखते हैं कि एक योद्धा राणा नहीं महाराणा बन जाता है? क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो इस तरह के विलक्षण व्यक्तित्व होते हैं उनका अपना अलग ही रास्ता होता है, अलग ही पहचान होती है। तो जो उनने वीरता और पराक्रम सतत जो प्रक्रिया में ये अपनाया तो ये कोई मामूली बात नहीं थी जी। असाधारण कार्य था कि उस समय आप ये देखिए, अपन कल्पना नहीं कर सकते इस बात की कि मुगल साम्राज्य कितना शक्तिशाली था जी। उसके सामने इस तरह संघर्ष करना और अजय रहना, तो ये बहुत महाराणा प्रताप की है। और जिन आदर्शों के लिए, स्वाभिमान के लिए वो करे, उससे भारतीय नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने इससे प्रेरणा ली। कर्नल इतिहासकार कर्नल टॉड ने इसको थर्मोपली के युद्ध जैसा इसको स्पार्टा वैसा बताया। तो ये तो इसका अनूठा उदाहरण है और प्रताप की तो कोई तुलना की नहीं जा सकती। राघवेंद्र जी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि महाराणा प्रताप का जीवन का अधिकांश समय तो संघर्ष में बीता ही, लेकिन उनके जीवन का उत्तरार्ध जिसे कहें, आखिर के जो 8-10 वर्ष उनके जीवन के रहे, किस प्रकार के रहे? क्योंकि उनकी बहुत कम चर्चा हो पाती है। उनके जीवन के अंतिम वर्ष, आपने सही कहा, उनके बारे में कम जानकारी है। विशेषकर चावंड में रहते हुए उन्होंने अपने जीवन के 11 साल बिताए और उसके अलावा उसमें उन्होंने जो कला साहित्य के जो संरक्षण का कार्य है वो किया। और चावंड की एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि जो भवन बनाए गए राजप्रसाद वहाँ हैं वो बहुत ही साधारण तरीके, उन्होंने अपने लिए सुख सुविधाएं नहीं जुटाई, बल्कि उस समय पूरा ध्यान था कि मेवाड़ की शक्ति को संगठित करके अधिकाधिक प्रदेश को मुक्त किया जाए। तो उन्होंने अपना सारा समय इसी में लगाया और जो भी कलाकार वहाँ इकट्ठे हुए उनको प्रोत्साहन दिया अलग अलग विधाओं में। जी, तो अलग अलग कलाओं के कलाकारों को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया और साथ ही जिस तरीके से एक योद्धा अपनी सेना को संगठित कर रहा था, लेकिन आखिर में वो कला के क्षेत्र में भी पूरा ध्यान देते हैं। और उनके जीवन के अलग अलग जब गुणों की बात होती है तो इस चर्चा में एक विषय ये भी निकल कर आया कि किस प्रकार से सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता का विषय उन्होंने लिया। राघवेंद्र जी, अनेक इतिहासकार ऐसा कहते हैं, जब भारत के युद्धों के संदर्भ में लिखते हैं तो वे कहते हैं कि भारत में केवल
केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति युद्ध लड़ता है, यहाँ व्यक्ति के साथ में जो लोग, जो जानवर होते हैं खासतौर पर, उन्होंने, कई लोगों ने लिखा कि वो भी बराबर युद्ध शैली में निपुण होते हैं। महाराणा प्रताप की बात करें और चेतक की बात नहीं करें तो मुझे लगता है बात अधूरी रह जाती है। और केवल चेतक ही नहीं, एक उनके हाथी की भी बात की जाती है जिसका नाम राम प्रसाद बताया जाता है। राम प्रसाद और चेतक, इनका कितना बड़ा योगदान मानते हैं महाराणा प्रताप के संघर्ष में? जी, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और ये जो जानवर होते थे ये भी स्वामी भक्त होते थे। अपने स्वामी को पे कोई आंच नहीं आने देना, उनको युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित ले जाना, तो इसमें उसकी भी भूमिका रही थी। तो कितनी कोशिशों के बावजूद, कितने भयंकर योद्धाओं के बावजूद भी वो काबू में नहीं आ सके। इससे बढ़कर और क्या सफलता होती है। प्रताप का जीवन तो आदर्श चरित्र के रूप में भारतीय इतिहास में है, और इससे जितनी प्रेरणा ली जाए वो कम है। एक आदमी को अपने संकल्प के प्रति, उद्देश्य के प्रति किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, तो कि शत्रु चाहे कितना ही प्रबल हो उसके सामने हार स्वीकार नहीं करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि महाराणा प्रताप ने जो युद्ध लड़ा वो साथ साथ चेतक और राम प्रसाद का भी जो योगदान था उसे हम नकार नहीं सकते। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, और निश्चित रूप से उनकी जो स्वामी भक्ति थी, उनका साहस और शौर्य था, वो भी इतिहास के सुनहरे पक्षों में, सुनहरे पृष्ठों में वो भी अंकित है। राघवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिया, अनेक नवीन जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये महाराणा प्रताप के भाले का पराक्रम ही था जिसने भारतवासियों का भाल सदियों तक उन्नत रखा है। उस भाले का जो पराक्रम सिर चढ़कर बोला, उसके कारण देशवासियों का भाल आज पूरे विश्व में बड़े शान से ऊपर रहता है। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के जीवन के अनेक पक्ष, महिलाओं के प्रति कितना सम्मान था, ये बात भी इसमें से निकल कर आई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जो कहा जाता है, उस बात को उन्होंने पूरी तरह से अक्षरशः उसका पालन किया। और हम कार्यक्रम के आखिर में कह सकते हैं कि मिट्टी पर मिटने वालों ने अब तक जिसका अनुगमन किया, राणा प्रताप के भाले को हिमगिरि ने झुककर नमन किया। प्रण की गरिमा का सूत्रधार आसिंधु धरा सत्कार हुआ। राणा प्रताप का भारत की धरती पर जय जयकार हुआ। राणा प्रताप का भारत की धरती पर जय जयकार इसलिए हुआ क्योंकि संघर्ष करते रहे, स्वाभिमान के साथ जीवन जिया, कभी शीश न झुकाया और न अपने साथियों का शीश कभी झुकने दिया। ऐसे परम प्रतापी स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप को हम नमन करते हैं, और साथ ही ये अपेक्षा करते हैं कि जिस साहस और शौर्य के साथ उन्होंने मातृभूमि का मस्तक ऊंचा रखा, उनके पद चिन्हों पर यह देश आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को देंगे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।